नमस्कार, शाम के ठीक 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हम आपको बता दें, हमारे स्पेशल एडिशन में केंद्र सरकार के बारे में हम आपको बता देंगे। स्पेशली प्रधानमंत्री ने आज जिस ड्रोन कार्यक्रम में शिरकत की उसकी बात करेंगे। तो केंद्र सरकार की ड्रोन सर्विस और साथ ही ड्रोन आधारित इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव साल 2022 का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के इस महोत्सव का उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि साल 2030 तक भारत ड्रोन इंडस्ट्री का हब बन जाएगा। भारत के ड्रोन हब बनने पर ड्रोन सेक्टर में रोजगार के अनेकों अवसर पैदा होंगे। देखिए हमारे इस पर एक खास रिपोर्ट। ड्रोन टेक्नोलॉजी कम से कम समय में मुश्किल से मुश्किल काम सटीक तरीके से कर सकते हैं। ड्रोन वहां भी आसानी से आ जा सकता है जहां इंसान नहीं जा सकता। और ये तो अभी शुरुआत है, हमें यही नहीं रुकना है। हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बनना है। मैं देश के युवाओं से भी कहूंगा कि आप ड्रोन पॉलिसी के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने के बारे में जरूर सोचें, आगे आए। ये 2 तस्वीरें देखिए। ये दोनों तस्वीरें ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में भारत के तेजी से बढ़ते कदम की साक्षी रहेंगी। आने वाले दिनों में जब ड्रोन तकनीक के मामले में दुनिया भारत की तरफ देख रही होगी, तब ये तस्वीरें सबूत के तौर पर देखी जाएगी। सबूत इस बात का कि जो सपना देखा वो सोचा, जो सोचा वो ठाना और जो ठाना उसे पूरा किया। अब पूरा मामला जानिए। शुक्रवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। इसे आप चाहें तो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल कह सकते हैं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी एक बड़े रईस लोगों का कारोबार है। सामान्य मानवी की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। ये महोत्सव 2 दिनों तक चलेगा। इस महोत्सव में 70 अलग अलग तरह के ड्रोन का प्रदर्शन होगा। ड्रोन के अलग अलग महत्वों को बताने के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। मैं मुश्किल से 10% चीजों को देख पाया और मैं इतना प्रभावित हुआ। अच्छा होता मेरे पास समय होता, मैं पूरा एक एक स्टॉल पे जाता, हर नौजवानों ने जो काम किया है उसको देखता, उनकी कथा सुनता। सब तो नहीं कर पाया, लेकिन जो भी मैं कर पाया मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं सरकार के भी सभी विभागों से आग्रह करूंगा कि आपके अलग अलग स्तर के जितने अधिकारी हैं जो पॉलिसी मेकिंग में जिनका रोल रहता है, वे जरूर 2-3 घंटे यहां निकालें, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें।
यहां उनको टेक्नोलॉजी को देखने को मिलेगा और उनको अपने दफ्तर में ये पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी अपने यहां ऐसे उपयोग में हो सकती है। इस महोत्सव की खास बात यह है कि यहाँ जो ड्रोन प्रदर्शित किए गए हैं वो सभी भारत के ही बने हैं। इस समारोह में दिए गए अपने भाषण में मोदी ने इस बात की तारीफ भी की। खुशी इस बात की होती थी कि जिन जिन स्टॉल पे गया तो वो बड़े गर्व से कहता था, साहब ये मेक इन इंडिया है, ये सब हमने बनाया है। इस मौके पर मोदी ने रिमोट के जरिए 150 लोगों को रिमोट पायलट का सर्टिफिकेट भी दिया। हमारी विनम्र अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया इन 150 ड्रोन पायलट्स को सर्टिफिकेट प्रदान करें, टेबल पर रखे रिमोट के बटन को दबाकर। ड्रोन की मदद से आज वीडियोग्राफी से लेकर सुरक्षा, संरक्षा, जमीन की नपाई, निगरानी, जासूसी तक के सभी काम हो रहे हैं और ये सभी काम बड़े आसानी से हो रहे हैं। मसलन जरा इस वीडियो को देखिए। बहुमंजिला इमारत में लगी आग पर ड्रोन की मदद से कितनी आसानी से काबू पाया जा रहा है। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति से, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। ड्रोन फेस्टिवल में मौजूद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि 2030 तक भारत ड्रोन के मामले में दुनिया का अग्रणी देश होगा। ड्रोन का क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत आगे ले जाएगा। ड्रोन क्रांति की ये चिंगारी सबसे पहले हमारे किसान और हमारे ग्रामीण भाई बहनों ने पूरे देश में लगाई है, लेकिन इसकी उज्ज्वला पूरी देश में फैलनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि अमृत महोत्सव से अमृत काल तक के सफर में हमारा भारत विश्व का ड्रोन हब 2030 तक बनकर विश्व का नेतृत्व करेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो 16 साल 2030 तक भारत ड्रोन के मामले में पूरे विश्व भर में ड्रोन हब बन जाएगा। अब रुक करते हैं राजस्थान की ओर, जहां पर सियासी भूचाल जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए। तो आज बात हम करेंगे राजस्थान में जो पॉलिटिकल उठापटक चल रही है, सियासी भूचाल आया हुआ है, वो आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है। तो राजस्थान में एक अलग ही लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है। वाद विवाद सामान्यतः सरकार और पक्ष के बीच होती रहती है, सामान्य बात है, लेकिन राजस्थान में राजस्थान सरकार के मंत्री ही सरकार को घेरने में लगे हैं। राजस्थान के खेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को ट्वीट करके अपना दर्द बयां किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव उन्हें काम नहीं करने देते। ये ट्वीट सामने आते ही प्रदेश बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट कि आखिर चल क्या रहा है, देखिए। और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है और 2023 में वहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन इस चुनावी माहौल में राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने ही ट्विटर पर बम फोड़ दिया है।
ये मंत्री हैं अशोक चांदना, जो गहलोत सरकार में खेल मंत्री हैं। अशोक चांदना ने एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री से खुद को पद से मुक्त करने का आग्रह किया है। अशोक चांदना ने लिखा कि उन्हें इस जलालत भरे पद से मुक्त कर दिया जाए। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज भी कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो सभी विभागों के मंत्री हैं। धन्यवाद। कुलदीप रांका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रधान सचिव हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना के ट्वीट को प्रदेश बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और ट्विटर पर गहलोत सरकार की खिंचाई शुरू कर दी। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने लिखा, गहलोत सरकार में अधिकारियों से पीड़ित सत्ताधारी मंत्री और विधायकों में से एक नाम और शामिल है। मैंने कुछ दिनों पूर्व कहा था कि इस सरकार में अधिकारी हमारे फोन नहीं उठाते, न किसी जनहित के कार्य में रुचि लेते हैं, और अब इस गहलोत सरकार पर रोज स्वयं के विधायक और मंत्री यही आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान में 2023 के होने वाले चुनाव के रुझान अब आना शुरू हो चुके हैं। पहले कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष गणेश घोगरा और अब अशोक चांदना के द्वारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मुझे जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और सारा का सारा चार्ज कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी जब पहले से कह रही थी कि सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों के फोन उठाने की जरूरत भी नहीं करते, तब हमें लग रहा था सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही परेशान है। हमें क्या पता था कि अंदरूनी रूप से कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी सरकार के अधिकारी इतने परेशान है। अब ये जगजाहिर होने लगा है। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के नेता भी ये मान चुके हैं कि हमारी 2023 के अंदर गिनी चुनी सीटें आने की संभावना है और अब पलायन का दौर शुरू होने वाला है। कुछ दिनों बाद में रुझान और तेजी से आपको दिखाई देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने तो अशोक चांदना के बयान को सीधे तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया। ट्विटर पर पुनिया ने लिखा कि जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। एक मंत्री का यह कहना कि नौकरशाही इतनी हावी है कि मेरा एक त्यागपत्र समझा जाए, ये दुर्भाग्य है। मेरे संसदीय जीवन में ये पहली घटना है जब सरकार का एक मंत्री ये कहे कि जलालत मंत्री का पद जलालत भरा है। मैं समझता हूँ कब कांग्रेस के सत्ता के जहाज में इतने छेद हो गए हैं कि पानी बहुत तेज़ी से भर रहा है। इसी एक महीने की बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा सत्ता के रूढ़ के विधायकों ने कांग्रेस को अपने ही दल के विरुद्ध में तीखी टिप्पणियां की। दरअसल राजस्थान सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि अधिकारी और नेता जनता की नहीं सुनते और अपनी मनमानी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले चित्तौड़गढ़ के बेगू से आने वाले कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधूड़ी ने भी आरोप लगाया था, सरकार में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। बेगू में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया है जो चुनाव हार रहे हैं और 2-2 बार के जीते हुए विधायक घूम रहे हैं। पुलिस थानों में तस्करी हो रही है मगर कोई सुनने वाला नहीं है। लीजिए आप भी सुनिए। चित्तौड़गढ़ एक नेता 2 बार हार गया 50,000 से, उसको तुम राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हो और जीतने वालों को नीचे गिरा रहे हो। तो हारने वाला जमानत तो जब्त हो चुकी, 50,000 से हारा। आपको कांग्रेस के हम जीतेंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनो, और हमें कौन जिताएगा? ये कार्यकर्ता ही अगर मजबूत नहीं होगा, इसकी कोई सुनेगा नहीं, तो कौन जिताएगा? अशोक चांदना का ट्वीट सामने आने के बाद ये मामला इतना बड़ा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मामले पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मंत्री जी पर काम का दबाव ज्यादा है। तो मंत्री अशोक चांदना का एक ट्वीट आया है, वो ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही। नहीं, मुझे लगता है कि अभी अशोक चांदना ने जो पिछली बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो स्टेट स्पोर्ट्स का, उसी प्रकार का भी प्रोग्राम बहुत बड़ा होने आ रहा है। ग्रामीण ओलंपिक हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में जो बजट घोषणा है, मेरी बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब जब मुख्यमंत्री ने सफाई में कहा कि मंत्री जी पर काम का दबाव ज्यादा है तो बाकी के मंत्रियों ने भी यही लाइन पकड़ ली। अशोक चांदना यूथ लीडर है
और यूथ आइकॉन के रूप में काम करते हैं। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं और खुद स्पोर्ट्समैन हैं, पोलो खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, सब काम करते हैं। एक एग्रेसिव लीडर जो जनता के बीच में काम करता है। यदि किसी मुद्दे पर जनता के मुद्दों को लेकर कोई आवाज़ उठती है, क्योंकि वो ओलंपिक करवा रहे हैं, मिनी ओलंपिक, और कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी, इतना बड़ा प्रेशर होता है, तो किसी बात के कारण नाराजगी हो सकता है। कुलदीप राका जी से नहीं हो, किसी और अफसरों से हो, कोई काम पे बात हुई हो, और कई बार आपस में इस तरह के टकराव हो जाते हैं। लेकिन वो टकराव अशोक चांदना व्यक्तिगत मुद्दों के लिए तो कर नहीं रहा। अशोक चांदना ने जो आवाज़ उठाई है वो स्पोर्ट्समैन की आवाज़ उठाई है, स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी आवाज़ उठाई है। ऐसे में यदि उन्होंने कोई ट्वीट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राका जी और अशोक चांदना में झगड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री को ट्वीट करने वाले खेल मंत्री अशोक चांदना गुर्जर समाज से आते हैं। मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के खिलाफ मोर्चा खोलने की सियासी गलियारों में खेमा बदलने का संकेत माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक चांदना जल्दी किसी दूसरी कश्ती में सवार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये तो राजस्थान में सियासी उठापटक की बात है, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेंगे उत्तर प्रदेश के, जहां पर ज्ञानवापी मामले में एक नया मोड़ आ गया है। तो ये कौन सा मोड़ है जो अचानक से ज्ञानवापी मामले में आया है, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटा सा स्ट्रिंग देखिए। तो ज्ञानवापी मामले में एक नया मोड़ आया है। मामले के हिंदू पक्षकार ने आरोप लगा दिया है कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसे फव्वारा साबित करने के लिए उसमें जबरदस्ती छेद करने की कोशिश की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले में PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कूद पड़ी है, और साथ ही PFI का कहना है कि वो किसी भी कार्यवाही का विरोध नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, PFI ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल खड़ा कर दिया। बहरहाल आज हम आपको ज्ञानवापी के सच के 5 एंगल दिखाने वाले हैं। मुद्दा एक है, एंगल 5 है, और सबके सच अलग अलग कहानी बयां करते हैं। देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग से लेकर स्वास्तिक के निशान तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। ज्ञानवापी में छिपी 5 पहेलियों को लेकर अलग अलग पक्षों के द्वारा कई दावे किए जा रहे हैं। हर कोई ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मचे बवाल के बाद इससे जुड़े रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। आइए आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी को लेकर 5 अलग अलग नजरियों के बारे में। ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग। हिंदू पक्ष का नजरिया ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद वजूखाने वाले तालाब के पास मिली उस आकृति को लेकर है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि तालाब वाली जगह में पानी निकालने के बाद वहां पर एक शिवलिंग के आकार वाली आकृति दिखाई दी। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। नंदी की मूर्ति है सबसे बड़ा सबूत। हिंदू पक्ष मंदिर के दावे को लेकर नंदी जी को सबसे बड़े गवाह के तौर पर पेश करता रहा है। नंदी का मुंह ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। हिंदू पक्ष का मानना है कि नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ ही होता है, इसलिए तालाब वाली जगह पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है कि ज्ञानवापी में जो मिला वो शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक पूरे यूपी में कई ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर इस तरह के तालाब मौजूद हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में भी एक ऐसा ही फव्वारा था। ज्ञानवापी मस्जिद में हमेशा से ही फव्वारा था, जिसने बाद में काम करना बंद कर दिया। नंदी के मामले में भी मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष से बिल्कुल उलट राय रखता है। नंदी नहीं है, ये अंग्रेजों की साजिश है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच फूट डालने के लिए नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ किया था। आकृतियां देखने में मूर्तियां जैसी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के गवाहों का पक्ष सबसे अहम है। मस्जिद परिसर के बाहरी हिस्से में सर्वे करने वाले
पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने दावा किया है कि 3 से 4 आकृतियां दिखाई दे रही थी जो देखने में मूर्तियां जैसी लग रही थी। पूर्व कोर्ट कमिश्नर के मुताबिक इन आकृतियों पर सिंदूर पोता हुआ था। मस्जिद परिसर में सर्वे करने वाली टीम के साथ वीडियोग्राफी करने वाले विभाष दुबे ने दावा किया है कि वहां जो भी शिलापट दिखा वहां कोई न कोई नक्काशी नजर आई। उन्होंने दावा किया कि शिलापट के नीचे झांककर देखने में वहां भी नक्काशी दिखाई दी। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी के पति सोहन लाल ने दावा किया है कि मस्जिद के भीतर जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां पर कमल के फूल, सूर्य आदि की आकृतियां बनी हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद के बाहर तहखाने में हिंदी में श्लोक भी लिखे हुए हैं। ज्ञानवापी को लेकर इतिहासकारों के भी अलग अलग मत हैं। हिंदू पक्ष के मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किए जाने के दावों पर देश के प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा है, ये तो सत्य है कि औरंगजेब ने वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, लेकिन वहां पर भगवान शिव का ही मंदिर था, इस बारे में कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। वहीं इस मुद्दे पर वाराणसी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की प्रोफेसर अनुराधा सिंह का कहना है कि 1669 में औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर को ध्वस्त करने का दावा किया था। उनके अनुसार जो मंदिर काशी में अभी मौजूद है वो अभी मुक्तेश्वर मंदिर नहीं है। प्राचीन मंदिर तो वही है जिसे तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। ज्ञानवापी मामले को जानने के लिए अगर हम इतिहास की किताबें उठाएं तो भी कई पहलू सामने आते हैं। अलग अलग समय की अलग अलग किताबें अलग अलग कहानी बयां करती हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के ठीक 3 साल बाद यानी 1710 में उनके जमाने के इतिहासकार मोहम्मद साफी ने मासिरे आलमगीरी नामक पुस्तक लिखी। किताब के मुताबिक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के कुछ समय बाद वहां पर मस्जिद निर्माण के आदेश दिए थे। जमीन के मालिकाना हक का दावा करने वाला व्यास परिवार आज भी सालाना श्रृंगार गौरी की पूजा करता है। उनके वंशज दावा करते हैं कि जमीन उनकी है, भले ही उसके ऊपर वो मस्जिद है जिसे लेकर विवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और 7 बजे के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें सिर्फ न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ।